एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो लाइक आई सेड कि मंडे से हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 का जो हमने बॉक्स कवर करना स्टार्ट करा था 2.1 एंड 2.2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 2.3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो भी डाउट है आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जनरली मेजर प्रॉब्लम रहती है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, और एनसीईआरटी के बाद भी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या रह जाती है कि इन बॉक्स को कैसे स्टडी करना है। ये बॉक्स हमारे लिए क्या करते हैं, मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसको वन बाय वन करके कंसेप्ट को समझेंगे। ऑल्दो आप यहाँ पे मीनिंग समझ चुके हो, क्या हेडिंग है इसकी, डज द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। जो एज स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है उसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड क्रिएट होता है इंडिया में। तो आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब। विदाउट रीडिंग दिस पैसेज यू कैन आंसर कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। जब आपकी वर्किंग क्लास जो होती है, राइट, वर्किंग क्लास यानी कि 15 to 64 का एज ग्रुप जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है डिपेंडेंट कास्ट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कास्ट। वर्किंग जो ग्रुप होता है वर्किंग ग्रुप में आते हैं वो। तो वर्किंग ग्रुप अभी हमें पता है 2050 तक इंडिया में वर्किंग ग्रुप जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहने वाला है। तो हम कहते हैं कि इंडिया एक यंग कंट्री है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वहीं ऑन द कॉन्ट्रारी एक वर्ड और होता है, मैं कंसेप्ट भी साथ में समझा रही हूँ फिर रीड करूंगी, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, देखो एज होना, ठीक है, हम कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी तो एज हो रही है, बुजुर्ग हो रहे हो, काइंड ऑफ। तो जब पॉपुलेशन में एजिंग होने लगती है, मतलब जब पॉपुलेशन में नंबर ऑफ डिपेंडेंट जो होता है, या ओल्ड एज पीपल, नॉट एक्जैक्टली डिपेंडेंट, बिकॉज डिपेंडेंट में तो 0 to 14 तक के भी लोग आते हैं, तो विल नॉट राइट डिपेंडेंट। ओल्ड एज पीपल जो होते हैं जब वो ज्यादा हो जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में देखते हैं। डज द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, आई एम सो सॉरी फॉर अगर बैकग्राउंड नॉइज अगर गाइज आप लोगों को आ रही है तो आई होप आप बियर कर सकते हो, बिकॉज आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली। मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत सारे वेंडर्स वगैरह ये सब होते हैं, बट आई कैन नॉट वेट कि मैं वेट करूँ सब चीज़ें सेटल हो जाए उसके बाद मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, ठीक है। तो आई होप इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगी पीछे की नॉइज, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि मेरी वॉइस की पिच जो है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। तो क्योंकि दोपहर और शाम को बनाने के चक्कर में फिर वीडियो नहीं बन पाती है, बिकॉज ऑफलाइन कमिटमेंट भी होती है क्लास को लेके मेरी, तो फिर प्रॉब्लम रहती है। एंड आई वांट टू गिव इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के जो वो एग्जाम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करूंगी 2-3 दिन में जल्दी सारे बॉक्स हम लोग कवर कर लें। क्या है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ, द डेमोग्राफिक एडवांटेज और डिविडेंड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये डिविडेंड जो है वो किस वजह से आ रहा है, ये इस फैक्ट की वजह से आ रहा है दैट इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यंगेस्ट कंट्री मतलब क्या, ऐसा नहीं है ना इंडिया बहुत बाद में बनी है। यंग किस बेसिस पे बोल रहे हैं, यंग हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। यंगेस्ट हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे। अ थर्ड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज इन 2000। 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन के 1/3 लोग जो हैं वो जो थे वो 15 साल से कम थे। इन 2020 द एवरेज इंडियन विल बी ओनली 29 ईयर। एवरेज जो एज रहेगी वो कितनी रहेगी, 29 ईयर ओल्ड, कंपेयर्ड विद एन एवरेज एज ऑफ 37 इन चाइना। चाइना में वो 37 रहेगी, एंड यूएस 45 इन वेस्टर्न यूरोप, 48 इन जापान। हर जगह पे ये ज़्यादा है, आप देख सकते हो। इंडिया में 29 है, एंड माना जाता है कि जब आप यंग एज में हो तो जनरली इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव चीज़ों में दिमाग लगाता है, ज़्यादा काम कर पाता है। आप एक 60 साल के इंसान से, आई एम नॉट सेइंग कि कर नहीं सकते, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैंने देखे हैं बहुत ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो आज आपसे और मुझसे भी ज़्यादा फिट होते हैं, दे आर डूइंग द वर्क, ठीक है। बट स्टिल जनरली माना जाता है कि यंग एज पॉपुलेशन अगर पबजी, टिकटॉक, रील्स पूरा 100% टाइम इन्हीं चीज़ों में डिवोट ना करे तो वो और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में दिमाग लगा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग ये दिमाग वाली चीज़ें नहीं है, इनमें माइंड नहीं जाता, येस दिमाग इन्वॉल्व होता है, टैलेंट इन्वॉल्व होता है, बट ठीक है, अब 100 के 100 लोग तो इसी फील्ड में नहीं टैलेंटेड हो सकते ना। आपके पास और भी क्या टैलेंट होगा, आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। जब तक आप कोई काम कर ही नहीं रहे हो, आप जान ही नहीं पा रहे हो कि हम किस चीज़ में टैलेंटेड हैं, ठीक है। जब तक उठा के देखा नहीं है कि मैथ्स में ये चीज़ें होती हैं, आप पहले से ही डर के बैठे हो, मैथ्स 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 फोबिया है हमें, आपने क्वेश्चन करे ही नहीं, क्या पता आपसे बेटर तरीके से हो जाए। आप डर रहे हो कि यार पॉलिटी बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रही चीज़ें। जब तक आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर सही तरीके से समझा ही नहीं है, देन आप कैसे कह सकते हो चीज़ें मुश्किल है। तो वही चीज़ होती है। तो अभी आगे ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ये मेंशन भी करेंगे। दिस इम्प्लाइज अ लार्ज एंड ग्रोइंग लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग ज़्यादा, विच कैन डिलीवर अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी हो सकती है। द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर रिलेटिव टू नॉन वर्कर। कब होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब वर्कर्स बढ़ जाते हैं, प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू नॉन वर्कर इन द पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाते हैं। एज की बात की जाए तो वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है वो रफली 15 to 64 ईयर की एज वाले ग्रुप होता है। द वर्किंग एज ग्रुप मस्ट सपोर्ट इटसेल्फ एज वेल एज दोज आउटसाइड दिस एज ग्रुप। इनको खुद को तो सपोर्ट करना ही होता है, प्लस जो बच्चे हैं
इनके अलावा जो है 15 से छोटे और 64 से बड़े, उनको भी तो ये लोग सपोर्ट करते हैं ना, बिकॉज दे आर अर्निंग, और इसके बेसिस पे वो बाकी फैमिली या जो भी इनके नोन लोग होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हु आर अनेबल टू वर्क एंड आर देयर फॉर डिपेंडेंट्स होते हैं। चेंज इन द एज स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लोअर द डिपेंडेंसी रेशियो और द रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, thus creating the potential for generating growth। ठीक है, ग्रोथ की पोटेंशियल क्या होती है कि डिपेंडेंसी रेशियो जो होती है वो कंपैरेटिवली वो लोग ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं किस पे, वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। बट दिस पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल ग्रोथ, ये इसको एक्चुअल ग्रोथ, ये जो पोटेंशियल है, मैं कह रही हूँ आप में पोटेंशियल है, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, यू कैन स्कोर 90%, बट वो स्कोर पोटेंशियल एक्चुअल में 90 मार्क्स में कब कन्वर्ट होगी, व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग योर स्टडी रेगुलरली। आप प्रॉपरली रेगुलर स्टडी कर रहे हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, देन ओनली वो एक्चुअल ग्रोथ में चेंज होगी ना। ठीक है, सो बट दिस पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल ग्रोथ ओनली इफ द राइज इन द वर्किंग एज ग्रुप इज अकम्पनीड बाय इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब आप उनको प्रॉपर्ली एजुकेट करोगे और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दोगे, एजुकेट होके बैठे हुए एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो भी वो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्लियर। इफ द न्यू एंट्रेंस टू द लेबर फोर्स आर नॉट एजुकेटेड, अगर जो नए लोग आ रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं होंगे, देन उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या रहेगी, लो रहेगी। इफ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, अगर वो अनएम्प्लॉयड रहे, देन दे आर अनेबल टू अर्न एट ऑल, तो वो कुछ कमा ही नहीं पाएंगे, और अर्नर्स की बजाय वो क्या हो जाएंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों पे। दस चेंजिंग एज स्ट्रक्चर बाई इटसेल्फ कैन नॉट गारंटी एनी बेनिफिट, तो एज स्ट्रक्चर का बदलना सिर्फ बेनिफिट नहीं देगा। आप कह रहे हो 15 to 64 में भीड़ बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, प्रोडक्शन होगी, ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक प्लान्ड डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। द रियल प्रॉब्लम इज डिफाइनिंग द डिपेंडेंसी रेशियो एज द रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज ग्रुप टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये क्या होती है डिपेंडेंसी रेशियो, नॉन वर्किंग ग्रुप होते हैं अगर देखा जाए वर्किंग एज पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, रेदर देन अ रेशियो ऑफ नॉन वर्कर्स टू वर्कर्स। यहाँ पे नॉन वर्कर्स और वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हम डिपेंडेंट बोल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक वर्ड होता है अनएम्प्लॉयमेंट और एक वर्ड होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब है, इफ यू वांट तो आप लिख भी सकते हो, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, आर नॉट गेटिंग द वर्क। जो लोग काम करने के लायक है, सक्षम है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, वो होते हैं क्या, अनएम्प्लॉयड। और अंडर एम्प्लॉयड क्या होते हैं कि आपको काम, आप में कैपेबिलिटी है, आपने इतनी सारी डिग्रीज ले रखी है, यू कैन वेरी वेल अर्न 40, 50, 60,000, बट यू आर गेटिंग द जॉब ऑफ ओनली 10,000। आपको मास्टर वास्टर कर रखी है, लेकिन आप मजबूर हो कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे कोई जॉब कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मास्टर के बेसिस पे कोई जॉब आपको आई नहीं, तो आप गुजारा करने के लिए कुछ तो करेंगे, खाली तो हम बैठेंगे नहीं ना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयमेंट में, विच कीप्स अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स और आउट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, जिसकी वजह से लेबर फोर्स जो है वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रही है। दिस डिफरेंस एक्सप्लेन व्हाई सम कंट्रीज आर एबल टू एक्सप्लॉइट द डेमोग्राफिक एडवांटेज व्हाइल अदर्स आर नॉट। तो ये बताता है कि क्यों कुछ लोग जो है वो डेमोग्राफिक एडवांटेज का फायदा उठा पाते हैं और कुछ लोग नहीं उठा पाते हैं। इंडिया इज इंडीड फेसिंग अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया भी इसी विंडो पे खड़ी है अभी। The effect of demographic trend of the dependency ratio defined in the term of age group is quite visible. Total dependency ratio जो है वो 1970 में 79 थी, जो कि 2005 में 64 आ गई। इसका मतलब है नॉन डिपेंडेंट लोग जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। But the process is likely to extend well into this country with the age-based dependency ratio project fall to 48 in 2025 because this continued fall in the proportion of children and rise to 50 by 2050 because an increase in the production of the aged। मैंने बोला ना 2050 तक प्रॉब्लम नहीं होगी, 2050 तक अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आप प्रॉपरली लेबर फोर्स को यूटिलाइज करोगे तो कंट्री एक बहुत लीडिंग इकोनॉमी बन सकती है। बट या अब ये पॉपुलेशन जो चल रही है वो बूढ़ी तो होगी ना, तो एजिंग तो होगी, तो वो एजिंग 2050 में जाके होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आजकल की जनरेशन में आपको पता है इतना ज़्यादा जो है हम चाइल्ड पॉलिसी अवेयरनेस वगैरह सब कुछ फॉलो करके चल रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा जब तक नई जनरेशन होगी वो उस एज तक पहुंचेगी तो इट विल टेक अ टाइम। तो हमारे पास कुछ 10, 20, 30 सालों का जो है वो गैप आ जाएगा कि एक डेमोग्राफिक अच्छा डिविडेंड हमारे पास क्रिएट नहीं होगा। वो स्टडी आएगी तब हम लोग देखेंगे क्या स्टडी है, कितने सालों की बात होती है। इस पैराग्राफ में थोड़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, दैट्स वाई वीडियो में काफ़ी टाइम लगेगा इसकी। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और बचा है। द प्रॉब्लम हाउएवर इज एम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट। डेटा फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे स्टडीज, नेशनल सैंपल सर्वे स्टडीज का डेटा देखिए, अगर हम 1999 और 2000 का और 2011 का सेंसस ऑफ इंडिया ने ये रिवील करा है कि बहुत जल्दी जो है शार्प फॉल इन द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज की, रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों जगहों पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है।
ठीक है, काम नहीं मिल रहा है लोगों को। सही बात है, पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं आज के टाइम में, नहीं है काम, लोग पढ़ इतना रहे हैं, टाइम होता है जॉब नहीं मिली तो सोचते हैं चलो और पढ़ लें, लेकिन उस हिसाब से जॉब थाली में परस के आती नहीं है, बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं आपको जॉब के लिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन भी कह लो, प्लस जॉब उतनी है ही नहीं, जितनी लेबर फोर्स है, जितने लोग हैं, उतनी आपकी कंट्री में जॉब ही नहीं है। ठीक है, तो परस के जॉब तो आती नहीं है। This is true for the young as well as the rate of growth of employment is 15 to 30 age group which stood around 2.4% जो थी वो 1987 में थी and 1994 for both rural and urban men के लिए and fell to 0.7 to rural man and 0.3 for the urban man during 1994 to 2004 कम हो गई employment मतलब this suggested that the advantage offered by a young labor force is not being exploited. Strategies exist to exploit the demographic window of the opportunity that India has today. ठीक है, आपको प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज बनाए, बट इंडिया रीसेंट एक्सपीरियंस सजेस्टेड दैट मार्केट फोर्सेज बाय देमसेल्फ डू नॉट इंश्योर दैट सच स्ट्रैटेजी वुड बी इम्प्लीमेंटेड unless a way forward is found we may miss out on the potential benefit that the country's changing age structure temporarily offers. तो अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो हम वो जो बेनिफिट ये पॉपुलेशन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें दे सकता है, हम वो कंपैरेटिवली मिस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस डेमोग्राफी का बेनिफिट उठा के चलना है। इज दैट क्लियर? सो ये हम लोगों ने कौन सा पैराग्राफ देखा था, हम लोगों ने बॉक्स 2.3 देखा। नाउ वील कवर द बॉक्स 2.4. ओके, now we'll look the box 2.4 of this chapter. So this is your box 2.4. okay, I guess 2.5 तक की बॉक्स है, देखते हैं इस वीडियो में तीनों ही कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर रहा है। सेंसस डाटा फ्रॉम इंडिया जो कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज किया जाता है, वो सजेस्ट करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन पे है सिंस 1991 से। फैक्ट्स ये मैं रीड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत समझा रही हूँ जो समझाने की चीजें हैं। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन एक्सपेक्टेड was 3.8 in 1990. जनरली वुमेन कितने चिल्ड्रन एक्सपेक्ट कर सकती है, वो 1990 में 3.8 था और वो कम होकर 2.7 चिल्ड्रन पर वुमेन हो गया आज की डेट में। आज की डेट में इंफॉर्मेशन हमारे पास 11 की लास्ट अवेलेबल है। इवन दो द फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर डिक्लाइनिंग, हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी मतलब जो वुमेन बर्थ देती है चाइल्ड को वो, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम है। इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 1.2 बिलियन टुडे टू एन एस्टिमेट ऑफ 1.6 बिलियन बाय 2050। बढ़ जाएगी ये, क्यों? ड्यू टू द पॉपुलेशन मोमेंटम। अब पॉपुलेशन मोमेंटम क्या है? पॉपुलेशन मोमेंटम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज कोहोर्ट ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विल फ्यूल प्रोडक्शन ग्रोथ। जो वुमेन है जो रिप्रोडक्टिव एज में आती है, जो चाइल्ड को बर्थ दे सकती हैं, वो क्या करेंगी, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाएंगी नेक्स्ट जनरेशन में। इवन इफ ईच वुमेन हैज फ्यूअर चाइल्ड देन द प्रीवियस जनरेशन डिड। देखो ऑब्वियस बात है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वुमेन बच्चे ही नहीं करेंगी, बच्चे होंगे ही नहीं, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी अगर आज की डेट में सब डिसाइड कर लें कि आगे जनरेशन बढ़नी ही नहीं है, तो 2050 तक पहुंचते पहुंचते तो सभी खत्म हो जाएंगे ना, जैसे कहा जा रहा है एजिंग होने लगेगी पॉपुलेशन की। तो मान लो पिछली जनरेशन से, फॉर एग्जाम्पल मानो दादा दादी के टाइम पे देखो 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, अब वो 6-6, 7-7 बच्चे के आगे बच्चे हुए 2-2, 3-3 होने स्टार्ट हुए। ठीक, वो 3-3 के अब 2-2 या 1-1 भी होना स्टार्ट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं 2-2, 1-1 भी पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ तो एड ऑन करेगा ही करेगा। तो ये सिचुएशन जो है ये पॉपुलेशन मोमेंटम की सिचुएशन है। Additionally, the drop in the crude death rate and birth rate for the past 4 decades indicate that India is progressing toward a post-transitional phase. इंडिया जो है वो पोस्ट ट्रांजिशनल फेज में एंट्री ले रहा है। 1950 से 1990 तक द ड्रॉप इन द क्रूड बर्थ रेट वाज लेस स्टीप देन ड्रॉप इन द क्रूड डेथ रेट। मतलब यहाँ पे बर्थ रेट में उतना ज़्यादा कमी नहीं थी, बल्कि डेथ रेट में कमी आ रही थी, बिकॉज हम हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह थोड़ी ठीक ठाक कर पा रहे थे। However, during 1990 the decline in the CBR भी कम होने लगा 1990 के बाद से। तो decline in CBR has been steeper than the decline in CDR, which has resulted in reduced annual population, जिस वजह से annual population growth जो थी वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी, जो कि कितनी है 1.4% ऑफ टुडे। समझ में आई ये बात हमें? नेक्स्ट हमारा 2.5 बॉक्स है, इसको हम देखते हैं नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010। सोसाइटी को लेके डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन के रिगार्डिंग क्या गोल्स थे जो कि आए थे आपके 2010 में। अब यहाँ पे कुछ गोल्स है, मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ के बता रही हूँ, सीधे सीधे क्या ऑब्जेक्टिव थे, गोल्स थे, यही मेंशन किए गए हैं। तो एड्रेस द अनमीट नीड्स ऑफ द बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइल्ड की हेल्थ सर्विसेज को लेके जब आप रिप्रोडक्शन मतलब एक चाइल्ड को बर्थ दे रहे हो तो आपको क्या हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, क्या चीज़ों की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वुमेन को हॉस्पिटल तक पहुंचना है, पास में हॉस्पिटल होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस फैसिलिटी होनी चाहिए, तो ये सब फैसिलिटी हम देने की कोशिश करते हैं। मेक स्कूल एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है राइट टू एजुकेशन। 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन का राइट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो बच्चों का नाम कटवा लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल स्कूल से, वो थोड़ा सा क्या हो सके, कंट्रोल में आ सके।
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को क्या करना है, कम करना है। कम से कितना लाना है, 30 लाना है पर 1000। ये 2010 की बात है, मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ क्या होता है इन्फेंट मोर्टालिटी। मैटरनल मोर्टालिटी, 1 साल से पहले जब बच्चा मर जाता है, जब जन्म देते हुए माँ की डेथ हो जाती है बच्चे को, ये कितनी करनी है आपको, 100 करनी है पर लाख लाइफ बर्थ। ये डेटा इन्होंने बता रखा था कि इतना इतना आपको करना है। क्लियर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पे आगे क्या बताया, अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है, आपको वैक्सीन, टीका, ये सब लगता है ना, ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। जितनी भी बीमारी वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है। बच्चे को टीका लगता है ना, पैदा होने के बाद माँ को टीका लग रहा होता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप क्या करोगे, मतलब हर जगह तक बच्चे तक वैक्सीन पहुंच पाएगी। प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, कोशिश करो गर्ल्स की मैरिज लेट हो, लेट मैरिज होगी तो बच्चे भी लेट होंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नॉट अर्लियर देन एज 18 एंड प्रेफरेबली आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज। 18 से तो पहले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कोशिश की जाएगी 20 से पहले ना हो। अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब कोशिश करो कि जितनी डिलीवरी है 100 में से 80 तक तो कम से कम इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल में हो। ठीक है, और ट्रेंड पर्सन डॉक्टर वगैरह से हो। ऐसे नहीं कि घर पे किसी को भी अड़ोस पड़ोस से बुला के आप डिलीवरी घर पे ही करा रहे हो, प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, वैक्सीन नहीं मिल पाती है और साफ सफाई नहीं का नहीं ध्यान रख पाते हैं। अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, काउंसलिंग दो। ठीक है, फर्टिलिटी वगैरह के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स वगैरह होती हैं उसके रिगार्डिंग क्या दो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दो जिससे बर्थ कंट्रोल हो सके। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, बर्थ रेट का बढ़ना है ना, तो बर्थ कंट्रोल के लिए जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक बर्थ कंट्रोल होंगे कैसे। क्लियर, तो आई होप प्रॉपर्ली विजिबल होगा गाइस। फोन थोड़ा हीटअप हो गया या आई गेस समथिंग प्रॉब्लम इज हैपनिंग, दैट्स वाई ये फ्लैश लाइट बीच बीच में ऑफ हो रही है अपने आप। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसके अलावा आपको क्या करना है, अचीव 100% रजिस्ट्रेशन, मतलब जो बर्थ हो रहे हैं, डेथ हो रही है, मैरिजेस हो रही है, सबका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है सो दैट रिकॉर्ड रखा जा सके। कंटेन द स्प्रेड ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो, एड्स के बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो। एंड प्रमोट द ग्रेटर इंटीग्रेशन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंटरेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप सारी चीजें कितना क्या हो रहा है रिकॉर्ड रहेगा, लोगों को पता होगा, तभी चीजें क्या हो पाएंगी, मैनेज हो पाएंगी, हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो फैलने वाली डिजीजेस हैं आप कोशिश करो वो बचे ना ज्यादा फैले। integrate India system of medicine, the provision of reproductive and child health services and in reaching out to household, लोगों तक ये चीजें क्या हो पाए, मेडिसिन वगैरह पहुंच पाए। प्रमोट विगरसली द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, आप कोशिश करो कि आप स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, सुखी सॉरी आई थिंक विजिबल नहीं है, जस्ट वेट। ठीक है, आप प्रमोट करें कि ये छोटा परिवार सुखी परिवार वाला जो कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को क्या करें, प्रमोट करें। ब्रिंग आउट कन्वर्जेंस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम दैट फैमिली वेलफेयर बिकम्स अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर को मतलब लोगों तक लेके जाओ, सोशल सेक्टर प्रोग्राम बनाओ इसको। ठीक है, सो दैट पीपल विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। सो गाइज ये लास्ट बॉक्स था हमारा आपके सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर बॉक्स वाइज हमने कंप्लीट कर लिया। 2 बॉक्स प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे, 3 बॉक्स यहाँ देख लिए। इफ कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर हेल्प हो रही है तो बताइए। फर्दर वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्जाम जो है वो मतलब आने ही वाले हैं, अप्रैल में ही एग्जाम है। तो विद इन 1 और 2 डेज आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी सारे बॉक्सेस का कहानी आप लोगों की खत्म कर दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।